नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए इतिहास के कुछ हस्तलिखित नोट्स हैं। जी। और ये नोट्स एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताते हैं। एक गुलाम कैसे सुल्तान बना और उसने लोहे के हाथों से एक बिखरती सल्तनत को कैसे जोड़ा। बिल्कुल। ये नोट्स एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल जैसे एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट है। हर लाइन में एक फैक्ट है। लेकिन आज हम इन फैक्ट्स को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इनके पीछे की कहानी, राजनीति और मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। सही कहा, क्योंकि इन नोट्स में एक बड़ा सवाल भी छिपा है। क्या एक अकेला मजबूत शासक किसी साम्राज्य को हमेशा के लिए बचा सकता है? चलिए गयासुद्दीन बलबन की कहानी में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो नोट्स की पहली लाइन है, बलबन शासनकाल 1266 से 1287 ईस्वी। और उसका असली नाम बहाउद्दीन था। ये तो काफी सामान्य नाम लगता है उस शख्स के लिए जिसका खौफ पूरी सल्तनत में था। यहाँ ये भी लिखा है कि उससे उलू खान की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद ने दी थी। ये उपाधि बहुत महत्वपूर्ण है। उलू खान का मतलब है महान खान। ये दिखाता है कि सुल्तान बनने से बहुत पहले ही वो सल्तनत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका था। अच्छा, नासिरुद्दीन महमूद तो बस नाम का सुल्तान था, असल हुकूमत तो बलबन ही चला रहा था। ये छोटी छोटी बातें जैसे असली नाम या उपाधि किसने दी, अक्सर परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ ली जाती हैं। अच्छा। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। नोट्स कहते हैं इसके शासनकाल को द्वितीय इल्बारी वंश की शुरुआत माना जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इल्तुमिश भी तो इल्बारी तुर्क था, तो ये दूसरा वंश कैसे हुआ? सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, टेक्निकली वो उसी वंश से था, लेकिन इल्तुतमिश के बाद के जो शासक थे वो इतने कमजोर थे कि सल्तनत में पूरी तरह अराजकता फैल गई थी। बिल्कुल। सुल्तान का पद एक मजाक बनकर रह गया था। बिल्कुल। बलबन ने आकर जिस तरह सुल्तान के पद की गरिमा और ताकत को फिर से स्थापित किया, उसे इतिहासकार एक नए दौर की शुरुआत मानते हैं। इसीलिए इसे द्वितीय इल्बारी वंश कहा जाता है। मतलब एक तरह से सल्तनत का रीबूट था। बिल्कुल, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, एक रीबूट। वाह। और अपनी लेजिटिमेसी साबित करने के लिए उसने जो किया वो तो और भी कमाल है। नोट्स में लिखा है कि उसने खुद को ईरान के पौराणिक नायक अफरासियाब का वंशज बताया। जी। मतलब एक तुर्क गुलाम जो खुद को ईरान के एक महान खानदान से जोड़ रहा है। इसके पीछे क्या सोच थी? इसके पीछे गहरी राजनीति और मनोविज्ञान था। सोचिए, बलबन खुद उन 40 तुर्क गुलाम सरदारों के दल का हिस्सा था जो सुल्तानों को कठपुतली की तरह नचाते थे। हाँ, चालीसा दल का। जी। अब उसे उन्हीं सरदारों पर हुकूमत करनी थी। वो ये कैसे साबित करता कि वो उनसे बेहतर है? तो उसने अपनी नसों में शाही खून होने का दावा किया। यह ऐलान था कि वो अब कोई साधारण तुर्क सरदार नहीं, बल्कि दैवीय अधिकार से शासन करने वाला राजा है। मतलब ये अपनी धाक जमाने का एक तरीका था। बिल्कुल। और ये धाक उसने एक दिन में नहीं जमाई। नोट्स में उसके पुराने पदों का भी जिक्र है। बहराम शाह के समय अमीर शिकार, फिर मसूद शाह के समय अमीर आखुर यानी शाही अस्तबल का प्रमुख, और आखिर में नासिरुद्दीन महमूद के समय नायब मुमालिकात। बिल्कुल, ये उसकी धीमी और सोची समझी चाल थी। हर पद के साथ उसने अपनी ताकत बढ़ाई, अपने वफादार लोगों को इकट्ठा किया और अपने दुश्मनों को कमजोर किया। नायब मुमालिकात का पद तो सुल्तान के बाद सबसे शक्तिशाली था। अच्छा। उस पद पर रहते हुए उसने सत्ता की सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली थी। जब वो 1266 में सुल्तान बना तो वो सिर्फ एक औपचारिकता थी। और सुल्तान बनते ही उसने खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया कहना शुरू कर दिया। ये तो सिर्फ उपाधियां नहीं थी, ये तो पूरी सोच बदलने की कोशिश थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ उपाधियां नहीं थी, यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। बलबन समझता था कि तुर्की अमीर तलवार से तो डरते हैं, लेकिन वे ईश्वर से ज्यादा डरते हैं। सुल्तान को ईश्वर से जोड़कर उसने अपनी सत्ता पर सवाल उठाने को सीधे सीधे ईश्वर की सत्ता पर सवाल उठाने जैसा बना दिया। वाह। यह एक गुलाम द्वारा अपनी वैधता स्थापित करने का सबसे बड़ा दांव था। इसी को बलबन का राजत्व का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ किंगशिप कहते हैं। और इस सिद्धांत को जमीन पर उतारने के लिए उसने कुछ ऐसी प्रथाएं शुरू की जो तुर्कों के लिए बिल्कुल नहीं थी। नोट्स में लिखा है सिजदा और पाबोस प्रथा और नवरोज त्योहार। जी। सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, और पाबोस यानी सुल्तान के पैरों को चूमना।
ये सब ईरानी दरबार की परंपराएं थी। लेकिन ये प्रथाएं तो तुर्की अमीरों के लिए बहुत अपमानजनक रही होंगी। वो तो खुद को सुल्तान के बराबर समझते थे। बिल्कुल। क्या उन्होंने इसका विरोध नहीं किया? यही तो बलबन की क्रूरता का प्रमाण है। जिसने भी दबी जुबान में भी विरोध किया, उसे बेरहमी से कुचल दिया गया। दरबार में उसने ऐसा माहौल बना दिया था कि कोई मुस्कुरा भी नहीं सकता था। बाप रे। वो यही संदेश देना चाहता था, या तो सिर झुकाओ या सिर कटवा लो। नवरोज का ईरानी त्योहार भी उसने दरबार की शानो शौकत दिखाने के लिए शुरू किया, ताकि सबको लगे कि दिल्ली का सुल्तान किसी ईरानी बादशाह से कम नहीं है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया गया है जिस पर कई सवाल बनते हैं। उसने तुर्के चहलगानी को नष्ट किया। ये तो वो 40 सरदारों का ग्रुप था जिसका वो खुद हिस्सा था। और इसीलिए वो जानता था कि ये कितना खतरनाक है। चालीसा को इल्तुतमिश ने अपनी मदद के लिए बनाया था, लेकिन अब वो किंग मेकर बन चुके थे। वो जिसे चाहते सुल्तान बनाते, जिसे चाहते हटा देते। बलबन जानता था कि जब तक ये चालीसा है, उसकी कुर्सी सुरक्षित नहीं है। सही बात है। इसलिए उसने एक एक करके बहाने बनाकर, जहर देकर या सरेआम सजा देकर इस पूरे गुट को जड़ से उखाड़ फेंका। ये उसका सबसे निर्मम और सबसे जरूरी कदम था। तो अंदरूनी दुश्मनों को तो उसने खत्म कर दिया, लेकिन दिल्ली के आसपास भी तो समस्याएं थीं। नोट्स में मेवातियों के खिलाफ लौह एवं रक्त की नीति का जिक्र है। ये सुनने में ही बहुत भयानक लगता है। और ये थी भी भयानक। लौह एवं रक्त का मतलब है तलवार और क्रूरता। दिल्ली के आसपास मेवात के जंगलों में डाकुओं और विद्रोहियों का इतना आतंक था कि शाम होते ही दिल्ली के दरवाजे बंद करने पड़ते थे। अच्छा। बलबन ने इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने की ठानी। उसने जंगलों को कटवा दिया और विद्रोहियों को पकड़कर ऐसी क्रूर सजाएं दी कि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो। ये उसकी शासन नीति का प्रतीक था। समस्या को सुलझाओ नहीं, उसे कुचल दो। तो बलबन ने दरबार में तो अपना खौफ पैदा कर दिया, लेकिन सल्तनत को सिर्फ अंदर से नहीं, बाहर से भी खतरा था। मंगोलों का खतरा बढ़ रहा था, है ना? बिल्कुल। तो इन नोट्स में बताया गया है कि उसने अपनी सेना को कैसे मजबूत किया, जो मुझे लगता है उसका सबसे जरूरी काम था। बिल्कुल। नोट्स का अगला हिस्सा इसी पर है। इसने सेना का संगठन किया और एक विभाग दीवाने अर्ज बनाया। ये एक क्रांतिकारी सुधार था। क्रांतिकारी कैसे? क्योंकि इससे पहले सेना का काम भी वजीर ही देखता था, जिसका ध्यान 100 दूसरे कामों में लगा रहता था। बलबन ने पहली बार एक अलग सैन्य विभाग बनाया। अच्छा। जिसका काम सिर्फ और सिर्फ सेना की भर्ती, ट्रेनिंग और रख रखाव देखना था। इसका प्रमुख आरिज़ मुमालिक कहलाता था। इससे सेना की एफिशिएंसी कई गुना बढ़ गई। नोट्स में सेना मंत्री का नाम इमाद उल मुल्क दिया है। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे लिखा है, सैनिकों के लिए नकद वेतन की व्यवस्था की, लेकिन विफल। ये दिलचस्प है। कोशिश की पर कामयाब नहीं हुआ। ये दिखाता है कि वो कितना आगे की सोचता था। उस जमाने में सैनिकों को वेतन की जगह जमीन यानी इक्ता दी जाती थी। हाँ। इससे सैनिक अपने स्थानीय इक्तदार के प्रति ज्यादा वफादार होते थे, सुल्तान के प्रति कम। नगद वेतन का मतलब था कि सेना सीधे सुल्तान के कंट्रोल में होगी। सही बात है। लेकिन उस समय की अर्थव्यवस्था शायद इतने बड़े बदलाव के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए ये योजना पूरी तरह लागू नहीं हो सकी। और पूरे साम्राज्य पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए उसने एक और काम किया। नोट्स बताते हैं कि उसने गुप्तचर विभाग बरीद मुमालिक बनाया। एक निरंकुश शासक की आंख और कान। उसके जासूस यानी बरीद हर जगह तैनात थे। वो अमीरों, अधिकारियों और यहाँ तक कि उसके अपने बेटों की हर गतिविधि की खबर सीधा सुल्तान को देते थे। अरे वाह। कहते हैं कि बलबन का खौफ इतना था कि उसके जासूसों के डर से अमीर अपने घरों में भी फुसफुसाकर बात करते थे। अच्छा। किसी भी विद्रोह को पनपने से पहले ही कुचल दिया जाता था। लेकिन हर विद्रोह को नहीं कुचला जा सका। 1279 में बंगाल में तुगरिल खान का विद्रोह हुआ। ये एक बड़ी घटना लगती है। ये बहुत बड़ी घटना थी और बलबन की प्रतिष्ठा पर एक धब्बा थी। बंगाल हमेशा से दिल्ली से दूर होने के कारण बागी तेवर दिखाता था। तुगरिल खान ने खुद को स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया। बलबन ने उसे दबाने के लिए 2 बार सेना भेजी और दोनों बार सेना हार गई। इससे दिल्ली में बलबन का मजाक उड़ने लगा। तो फिर उसने क्या किया? वो आग बबूला हो गया। कहते हैं कि वो खुद एक विशाल सेना लेकर बंगाल की तरफ निकला और उसने कसम खाई कि जब तक तुगरेल को सजा नहीं देगा, दिल्ली वापस नहीं लौटेगा। अच्छा। उसने बहुत ही क्रूरता से इस विद्रोह को कुचला और तुगरेल खान को मारकर उसकी लाश को बंगाल की सड़कों पर घुमाया, ताकि भविष्य में कोई बगावत की हिम्मत ना करे। और फिर उसने बंगाल का गवर्नर अपने बेटे बुगरा खां को बना दिया। ये तो समझ में आता है, अपने आदमी को बिठाना। हाँ,
लेकिन जाते जाते उसने अपने बेटे को भी चेतावनी दी। उसने कहा, क्या तुमने देखा कि मैंने विद्रोहियों का क्या हश्र किया है? अगर तुमने कभी दिल्ली के खिलाफ सिर उठाने का सोचा तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। बाप रे। ये था बलबन। सत्ता के मामले में वो अपने बेटे पर भी भरोसा नहीं करता था। इसी दौरान सल्तनत पर एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा था। नोट्स के अनुसार 1279 और 1285 में मंगोल आक्रमण हुए। मंगोल उस दौर का सबसे बड़ा आतंक थे। वो जिस तरफ जाते थे बर्बादी फैला देते थे। बलबन ने मंगोलों से सीधी लड़ाई करने की बजाय उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान दिया। उसने पुराने किलों की मरम्मत करवाई, नए किले बनवाए और वहां सबसे काबिल सेनापतियों को तैनात किया। लेकिन इसी लड़ाई में उसे सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 1285 के आक्रमण में उसका सबसे काबिल और प्यारा बेटा शहजादा मोहम्मद मारा गया। जी, ये तो किसी भी शासक के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। एक तरफ सल्तनत बचाने का दबाव और दूसरी तरफ अपने बेटे को खोने का गम। इसका उस पर क्या असर पड़ा होगा? कहते हैं कि इस सदमे के बाद बलबन कभी पहले जैसा नहीं रहा। वो दिन में तो लोहे की तरह सख्त सुल्तान बना रहता था, लेकिन रातों को अपने बेटे की याद में फूट फूट कर रोता था। शहजादा मोहम्मद की मौत बलबन के लिए एक ऐसा व्यक्तिगत आघात था जिसने उसे अंदर से खोखला कर दिया, और 2 साल बाद 1287 में उसकी भी मृत्यु हो गई। और यहीं से कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा शुरू होता है। एक मजबूत शासक के जाने के बाद क्या होता है? बिल्कुल। तो बलबन ने इतनी मेहनत से जो व्यवस्था बनाई वो उसके जाते ही ढह गई। नोट्स में उसके पोते कैकुबाद का जिक्र है, जो 1287 से 89 तक सुल्तान रहा। बिल्कुल, यही बलबन की सबसे बड़ी त्रासदी है। उसने चालीसा को खत्म करके अमीरों की शक्ति तो तोड़ दी, लेकिन उसने कोई स्थायी संस्था नहीं बनाई जो उसके बाद सल्तनत को संभाल सके। अच्छा। सत्ता पूरी तरह से एक व्यक्ति यानी बलबन पर केंद्रित हो गई थी। और कैकुबाद उस जिम्मेदारी को उठाने के लायक नहीं था। नोट्स में लिखा है कि उसने किलोखरी का किला बनवाया, लेकिन बलबन ने जो कठोर अनुशासन बनाया था वो उसके आते ही खत्म हो गया। कैकुबाद जवान था और उसने अपनी पूरी जिंदगी बलबन के खौफ में गुजारी थी। जैसे ही वो खौफ हटा, वो भोगविलास में डूब गया। दरबार फिर से साजिशों का अड्डा बन गया। जो अनुशासन बलबन की पहचान था, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। और फिर कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। नोट्स में एक फ्लो चार्ट है। कैकुबाद को लकवा मार गया, उसके बाद उसके छोटे बेटे शमसुद्दीन क्यूमर्स को गद्दी पर बिठाया गया, जी, जिसे गुलाम वंश का अंतिम शासक बताया गया। वो महज एक बच्चा था, एक प्रतीक। असली सत्ता के लिए पर्दे के पीछे लड़ाई चल रही थी। जैसे ही बलबन जैसा शक्तिशाली व्यक्ति हटा, एक शून्य पैदा हो गया, जिसे भरने के लिए जलालुद्दीन खिलजी जैसे महत्वाकांक्षी लोग तैयार बैठे थे। और यहीं पर खिलजी वंश की एंट्री होती है। नोट्स के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी ने कैकुबाद की हत्या करवाई और खिलजी वंश की स्थापना की। इतनी जल्दी सब खत्म हो गया? जी, जलालुद्दीन खिलजी उस समय सेना मंत्री यानी आरेज़े मुमालिक के पद पर था। वो एक अनुभवी और काबिल सेनापति था। उसने देखा कि शाही खानदान कमजोर है और अमीरों में फूट पड़ी है। उसने मौके का फायदा उठाया, क्यूमर्स को गद्दी से हटाकर खुद को सुल्तान घोषित कर दिया, और इस तरह 1290 में गुलाम वंश का अंत हो गया। तो आज हमने इन नोट्स के जरिए देखा कि कैसे बलबन ने अपनी शक्ति और क्रूरता से सल्तनत को टूटने से बचाया, लेकिन उसकी व्यवस्था उसके साथ खत्म हो गई। ये दिल्ली सल्तनत के इतिहास का एक बहुत बड़ा सबक है। बलबन ने सब कुछ अपनी मुट्ठी में इतना कसकर रखा था कि जब उसकी पकड़ ढीली हुई तो सब कुछ बिखर गया। सही बात है। उसने शासक तो बनाया, पर शासन की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं बनाई जो उसके बना भी चल सके। तो हम अपने श्रोताओं के लिए वही सवाल छोड़कर जाले हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। बलबन ने सत्ता को मजबूत करने के लिए इतने कड़े नियम बनाए, ईरानी राजत्व का सिद्धांत अपनाया, चालीसा को खत्म किया, लेकिन फिर भी उसके तुरंत बाद राजवंश का पतन क्यों हो गया? क्या एक शक्तिशाली व्यक्ति पर अत्यधिक निर्भरता ही किसी भी व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी होती है? इस पर सोचिएगा जरूर।